हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के हमारे सब्जेक्ट की, विच इज़ रिगार्डिंग जीएसटी। एंड लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन किया जिसका नाम है कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। तो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में क्या क्या था मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। कैलकुलेशन के बारे में भी हमने बात कर ली थी। और अब जो हमारा यहाँ पे आज का मैटर है जो डिस्कस हमें करना है, इट इज़ रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन है उसके लिए मैंने आपको रेफरेंस में बोला था सेक्शन नंबर 2 और उसका सबसेक्शन 6। तो एक बार हम वो देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें आने वाला है और किस तरीके से हमें इसको इंटरप्रेट करना है, बिकॉज इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाएगा यहाँ पे। और आप ये समझ लो कि जो सेक्शन 2 हमने स्टार्टिंग में देखा था, मैंने आपको बोला भी था कि उसके डेफिनेशंस पे हम बात करेंगे। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 की जो डेफिनेशंस है वो, या जो ये डेफिनेशन पर्टिकुलर है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर की। द वर्ड इज़ एग्रीगेट टर्नओवर, जो यहाँ पे कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में उन्होंने बार बार यूज़ किया है कि हाँ ये एग्रीगेट टर्नओवर है और इसके ऊपर 1.5 करोड़ की जो लिमिट या 75 लाख की लिमिट या 50 लाख की जो लिमिट हम देख रहे हैं, द थ्रेशहोल्ड लिमिट, जिसके ऊपर अगर टर्नओवर गया तो आप ये स्कीम से बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पे कौन कौन कवर हो रहा है, कौन नहीं कवर हो रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर में हमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, कौन सी नहीं, तो वो एक बार हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो उनकी डेफिनेशन है, अगर आप उसकी लैंग्वेज पढ़ो, मैं बता भी देता हूँ कि डेफिनेशन कहाँ पे है। जो सेक्शन 2 हम पढ़ रहे थे उसमें जो डेफिनेशंस दे रखी थी उसमें सब सेक्शन 6 हमें देखना है। आपने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन देखा, सेकेंड चैप्टर में हमने सीजीएसटी की बात की और इसमें यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी, द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। और इसी डेफिनेशन को मैं पॉइंट वाइज आपको समझाने जा रहा हूँ, इंटरप्रेट करने जा रहा हूँ, क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा वो एक बार आप समझ लो। ठीक है, सबसे पहले इंक्लूजन्स की बात करें तो इन्होंने बोला टैक्सेबल सप्लाईज जो भी होते हैं वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर लो। इसके अलावा टैक्सेबल सप्लाईज के साथ साथ एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी इंक्लूड होंगे, ये भी बोल दिया। तीसरे पॉइंट में बोल रहे हैं एक्सपोर्ट। अब देखो एक्सपोर्ट जो है वो हो सकता है गुड्स का हो रहा हो, एक्सपोर्ट हो सकता है सर्विसेज का हो रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक्सपोर्ट बोथ का होगा, तो इसमें से कुछ भी पॉसिबल है। फोर्थ पॉइंट, इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफ़र। तो मैं पहले इंक्लूजन्स की बात कर लूँ फिर एक्सक्लूजन्स भी आपको समझाऊंगा, एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंक्लूजन्स की। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या कवर हो रहा है? टैक्सेबल सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल सप्लाई? आप बोलोगे सर टैक्सेबल सप्लाई वो जिसपे जीएसटी लगता है, तो बोले हाँ करेक्ट है, लेकिन टैक्सेबल सप्लाई वर्ड में कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड होती है, वो इंक्लूजन्स मुझे आपको समझाने हैं। तो सबसे पहले वो पॉइंट देख लेते हैं। चलो, सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं टैक्सेबल सप्लाईज में, वो गुड्स या सर्विसेज जिसके ऊपर ये 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% और 40% जैसे रेट्स एप्लीकेबल है, उनको हम टैक्सेबल सप्लाई बोलेंगे। इसके अलावा टैक्सेबल सप्लाई में एक और टर्म इन्होंने रिलेट किया है जिसको बोलते हैं ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। अब ये ज़ीरो रेटेड सप्लाईज जो है इसकी अपनी एक डेफिनेशन है जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में आती है ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ये समझ लो। और तीसरा जो पार्ट है नील रेटेड सप्लाई, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तीन चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नील रेटेड, ज़ीरो रेटेड एंड द परसेंटेज रेट्स विच आर अवेलेबल। आप बोलोगे सर ये ज़ीरो रेटेड और नील रेटेड में क्या फ़र्क है? तो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन अब मेरा इसकी तरफ जा रहा है। मैं पहले एक टर्म ले रहा हूँ ज़ीरो रेटेड। देखो ज़ीरो रेटेड ना डिफाइंड टर्म है, ये खास ध्यान रखना है। ज़ीरो रेटेड सप्लाई इज अ डिफाइंड टर्म अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो ये अपने मन से हम ज़ीरो रेटेड वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। डेफिनेशन है, मतलब डेफिनेशन में जो इंक्लूड होगा सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ज़ीरो रेटेड सप्लाई में डेफिनेशन में दो पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। एक तो वो एक्सपोर्ट्स जिनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, ठीक है, वो एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है। दूसरा सेज एरिया जो है उसको हम जो भी गुड्स सप्लाई करेंगे, सेज एरिया मतलब
स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब इसकी थोड़ी बात कर लेता हूँ। अगर आप सेकेंड ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हो या आपने पढ़ा है तो EBCL में सेज के बारे में बात होती है। ऐसा वो बोलते हैं कि एक डोमेस्टिक टेरिफ एरिया होता है और एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये नोटिफाइड जोन है। इस जोन में जो इंडस्ट्री सेटअप करेगा उसको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेनिफिट्स मिलते हैं, उस हिसाब से ये नोटिफाइड एरिया होता है। अब ये जो सेज एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, इस सेज एरिया में आपको क्या समझना है, ऐसा बोला है कि ये एरिया इंडियन टेरिटरी के बाहर माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, फॉर द पर्पस ऑफ GST। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में से कोई भी गुड्स आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भेजोगे तो उसको कंसिडर किया जाएगा एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इसको क्या कंसिडर किया जाएगा, एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये कि एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो, एक्चुअल एक्सपोर्ट, और वो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, ऐसा कुछ है, तो उस पर कोई GST अगर नहीं है तो वो भी ज़ीरो रेटेड। और अगर आप सेज वाले एरिया में कोई गुड सप्लाई कर रहे हो फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिफ एरिया तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो रेटेड। तो सिर्फ ये दो एंट्रीज ज़ीरो रेटेड सप्लाई वर्ड में कवर होती है, इसके अलावा और कोई एंट्री कवर नहीं होती है। ये समझ में आ गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे मैंने बोला नील रेटेड सप्लाई क्या होता है। नील रेटेड का मतलब ये है कि अगर आप GST का टैरिफ उठा के देखो तो उस टैरिफ के अंदर बहुत सारे सप्लाईज के ऊपर रेट लिखा है 0%, उसको हम बोलेंगे नील रेटेड। तो ज़ीरो रेटेड और नील रेटेड में अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ, है तो बात ये कि इफेक्टिव GST का रेट तो उस पर 0% ही है, तो उसको डिफरेंटली क्यों लिखा है। डिफरेंटली लिखने का मतलब यही है कि ज़ीरो रेटेड जो है उसमें डेफिनेशन के हिसाब से सिर्फ ये 2 पॉइंट्स कवर होंगे। अगर आपको ये तीसरा पॉइंट कवर करना है तो उसको कोई दूसरा नाम दे दो, जो हमने दे दिया नील रेटेड। तो आई होप यहाँ तक अब समझ में आया। अब उस डेफिनेशन पे वापस चलते हैं जो मैं अभी आपको समझा रहा था। एग्रीगेट टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाईज, इसमें टैक्सेबल सप्लाई वाले पहले वर्ड में हमने देखा कि भाई जिनके ऊपर कुछ ना कुछ GST का रेट है वो कवर होंगे, ज़ीरो रेटेड भी कवर होंगे, नील रेटेड भी कवर होंगे, ये सब टैक्सेबल सप्लाईज में है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। व्हाट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। ठीक है, एग्जेम्प्ट सप्लाई किसे बोला जा रहा है, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। उन्होंने ऐसा बोला, वो गुड्स या फिर सर्विसेज जिनके ऊपर एक्चुअली में टैरिफ में कुछ ना कुछ GST है, मतलब आप अगर उन सप्लाईज पे टैरिफ में जाके चेक करोगे तो हो सकता है 12% GST लिखा हो, बट सरकार ने ये बोला कि हम जानते हैं कि इसके ऊपर GST है, बट अभी फिलहाल हमारा आपसे GST कलेक्ट करने का कोई मूड नहीं है। तो इसका मतलब उन गुड्स पे 12% GST होते हुए भी आपको GST सबमिट नहीं करना है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्पशन का मतलब कि जिस चीज़ पे कानून अप्लाई होता है उसको भी माफ़ कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। अब बोले सर ज़ीरो रेटेड में भी तो अभी एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, तो भाई मैं वहाँ पे वो एक्सपोर्ट की बात कर रहा था जिसपे एक्चुअली में GST नहीं है, बट कुछ एक्सपोर्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिनके ऊपर ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, और उसमें GST आ सकता है। तो उन गुड्स को फिर कहाँ कैटेगराइज करें, उसको हम इस पॉइंट में कैटेगराइज कर देंगे। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूँ तो इट इज़ कॉल्ड इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफ़र। अगर आपके ध्यान में हो तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि मेरी एक फैक्ट्री जो है वो सूरत सिटी में है, दूसरी फैक्ट्री जो है वो मुंबई में है, दोनों फैक्ट्री मेरे ही पैन नंबर पे रजिस्टर्ड है और डिफरेंट GST नंबर्स। तो अगर मैं आपस में अपनी ही फैक्ट्रीज में गुड्स एक्सचेंज कर रहा हूँ तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफ़र। इट मे बी विदाउट कंसिडरेशन, जो हमने शेड्यूल 1 में देखा था कि सप्लाईज मेड विदाउट कंसिडरेशन आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफ़र उस कैटेगरी में आ सकता है। तो जितनी वैल्यू के गुड्स हैं, भले मैंने आपको मुंबई गुड्स भेजा है तो मैंने उसका कुछ पैसा तो लिया नहीं है, लेकिन उन गुड्स की वैल्यू के सामने कहीं ना कहीं हम उसकी मार्केट वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं कि मैंने जो गुड्स भेजा अगर उसको हम बेचते मार्केट में तो कितना वैल्यू होता, 10 लाख होता, 20 लाख होता, 50 लाख होता, कुछ वैल्यू तो मिलती। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफ़र। आ गया समझ में। तो ये कैटेगरी हो गई जिसकी हम बात कर रहे थे। अब ये सारे इंक्लूजन्स हो गए, तो एक्सक्लूजन्स भी तो बता दूं कि क्या क्या एक्सक्लूड होगा इसमें, वो भी तो देख लें। एक्सक्लूड क्या क्या होगा, उन्होंने बोला ऑल टाइप्स ऑफ GSTs, ऑल टाइप्स ऑफ GST प्लस GST सेस। देखो GST सेस और GST इंक्लूड क्यों करेंगे टर्नओवर में, फिर उसके ऊपर वापस GST लगाएंगे। तो GST तो अपने आप में एक टैक्स है, उसको इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा उन्होंने बोला कि अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया है,
देखो पहली चीज तो इनवर्ट सप्लाई जो है वो वैसे टर्नओवर का हिस्सा होता नहीं है, ये आपको क्लियर रखना है। और वही चीज मैं भी यहाँ पे बोल रहा हूँ, उन्होंने उस इनवर्ट सप्लाई की बात की है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जीएसटी आपने खुद सबमिट किया है। तो किसी बेवकूफ ने बोला कि बोले ये तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाना चाहिए ना, आउटवर्ड सप्लाई पे मैं जीएसटी कलेक्ट करके जमा करता हूँ तो मेरे टर्नओवर में आता है। तो वो इनवर्ट सप्लाई, वो परचेज जिसमें मैंने रिवर्स चार्ज के हिसाब से जीएसटी भरा है, तो वो भी तो मेरे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट फिर होना चाहिए उस लॉजिक से। लॉजिक लगाने को कोई किसी भी तरीके का लॉजिक लगा सकता है। सेम पॉइंट पे हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से उन्होंने बोला कि भाई ये ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, जो इनवर्ट सप्लाई है वो इनवर्ट सप्लाई को आप इनवर्ट ही मानो, परचेज ही मानो, भले उस पर आपने आरसीएम से जीएसटी भरा है लेकिन वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं हो सकता है। और ये कॉमन सेंस है, ठीक है। बट फिर भी लिखना जरूरी है, कानून है, फिर लोग कुछ भी निकाल के ले आएंगे, बोले कहाँ लिखा है, हमने इंक्लूड कर लिया, तो जस्टिफाई करना जरूरी है, इसलिए यहाँ लिख के मेंशन कर दिया। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में जो डेफिनेशन है उसमें अब देख लो, मैंने सब कुछ कवर करा दिया है। इसमें एग्रीगेट वैल्यू में टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड करने के लिए बोला है, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट्स, इंटरस्टेट सप्लाईज जिसका सेम पैन नंबर है। और क्या एक्सक्लूड करना है वो भी देख लो, टैक्सेस एक्सक्लूड करने हैं जितने भी टाइप के जीएसटी है, जीएसटी सेस है। और एक्सक्लूजन में ये एक ब्रैकेट दिया हुआ है जिसमें आपको बात मिलेगी उन इनवर्ट सप्लाईज की जिस पे आपने आरसीएम से जीएसटी भरा है। तो फाइनली जो आपकी डेफिनेशन थी वो कंप्लीट हुई। इसके साथ अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम का कंसेप्ट जो है वो पैकअप हो चुका है और कुछ बाकी नहीं है इसमें। एंड अब हम इसके बाद आगे नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। चैप्टर 2 सीजीएसटी का पार्ट है लेकिन उसको हम अलग ब्लॉक में कैटेगराइज कर रहे हैं, दैट इज टाइम वैल्यू, टाइम ऑफ सप्लाई वैसे बोलते हैं सिंपल टर्म्स में। एंड इसमें 3 सेक्शन आने वाले हैं आगे, सेक्शन 12, 13 एंड 14। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, कोई क्वेरी नहीं होगी आपको। सो लेट अस एंड द लेक्चर टुडे। जो आज छोटा ही सेशन रखते हैं, ये मेरा आज टारगेट था। नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।